हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। पेरेंट्स का और सीनियर सिटीजन्स का मेंटेनेंस एक्ट जो कि आया था 2007 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं। तो इधर देखिए कितने चैप्टर्स हैं। सबसे पहले देखिए ये टोटल चैप्टर्स है इसमें 7 चैप्टर्स हैं और टोटल सेक्शन है 32, यानी कि चैप्टर्स ज़्यादा हैं और सेक्शंस कंपैरेटिवली थोड़े से कम हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जो चैप्टर्स हैं उसको मैं आपको याद करवा देती हूँ। देखो चैप्टर 1 क्या होता है, प्रीलिमिनरी। बहुत ऑब्वियस सी बात है, सबका क्या होता है, प्रीलिमिनरी होता है। सेकंड में इन्होंने सीधी बात की है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस कैसे, पैसों से। सीधी बात, नो बकवास, मेंटेनेंस दे दो। चैप्टर नंबर 2 में बात कर ली है। ठीक है, और मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, ये देना है। देन इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में बात हुई है होम्स के बारे में, कि उनसे रिलेटेड उनके ओल्ड एज होम्स प्रोवाइड किया जाएगा, उससे रिलेटेड बात हुई है। अब घर प्रोवाइड कर लिया, पर ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मेडिकल इशू। तो फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में बात कर ली है मेडिकल के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में किसके बारे में बात की, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ऐसी वाली बात कर ली है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ को हमने हार्ट से डिपेक्ट कर दिया है, प्रॉपर्टी तो क्या हो गया, घर मिल गया उन्हें, मेडिकल सुविधाएं मिल गई, चलो उनकी जमीन जायदाद भी सेव कर लो। 6 में हो गया ट्रायल, कि अगर इस चीज से रिलेटेड कोई इशू होता है और उससे रिलेटेड ट्रायल होता है तो क्या होगा। और 7 में है मिसलेनियस। ठीक है, ऑब्वियसली लास्ट चैप्टर क्या होता है, मिसलेनियस, और फर्स्ट चैप्टर होता है प्रीलिमिनरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रोविजंस और चैप्टर्स से। अब देखो थोड़ा सा भी बोरिंग हो जाए तो छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि वन गो में मैं ये आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी। चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी। ठीक है, प्रीलिमिनरी है, इसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की पूरे इंडिया में लगेगा, जम्मू कश्मीर वाला हटा दो। और कुछ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें बताएगी कि कब आएगा। डेफिनेशंस में सारे डेफिनेशंस आप देख लो, बहुत ज्यादा ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं जो आपको बताने लायक हो। ट्राइब्यूनल वाली, वेलफेयर वाली देख लो, वेलफेयर मीन्स प्रोविजन फॉर फूड हेल्थ। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान टाइप वाली चीजें यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, रिलेटिव कौन होता है, रिलेटिव मीन्स एनी लीगल एयर। जी, रिलेटिव है आपका, हाँ, लीगल एयर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन हु इज नॉट अ माइनर एंड इज इन पोजीशन ऑफ और वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। तुम्हारी प्रॉपर्टी जिसको मिलेगी वो तुम्हारा लीगल एयर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इसके बाद है थर्ड, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, कितने सेक्शन है यहाँ पे, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ये है 4, सेक्शन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस हमने बात की ना, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो चलो सेक्शन नंबर 4 आता है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसके बारे में बात की गई, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन करेगा, जो भी अनेबल टू मेंटेन है। ठीक है, वो सेक्शन 5 के तहत क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा। अब एप्लीकेशन किस लिए करेगा, 2 चीजें हैं। पहला तो पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रन नॉट बीइंग अ माइनर, अरे अपने बड़े बच्चे पे करेगा। या फिर चाइल्डलेस वाला को किस पे करेगा, किसी रिलेटिव जो कि रिफर्ड है क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2। मैंने क्लॉज जी आपको बताया, जी आपका रिलेटिव है जो आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। ठीक है, लीगल एयर कौन होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट किया हुआ है या फिर इनहेरिट करेगा। ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, ऑब्लिगेशन बताई गई है, ये यहाँ पे आ जाओ क्लॉज 2 में। The obligation of the children or relative, as the case may be, to maintain a senior citizen extends to the need of such citizen. वो बोलेगा कि हम इन्हें खाना दे तो रहे हैं, पर आप मेडिसिन दे रहे हो, मेडिकल बिल दे रहे हो नहीं, और पर वो उनकी नीड है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मल लाइफ के लिए आप उनको मेंटेन नहीं कर रहे हो। ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रन। अब ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रन क्या आती है, बोथ। ठीक है, हिज और हर पेरेंट एक्सटेंड्स टू नीड्स ऑफ सच पेरेंट, इधर फादर और मदर, यानी कि दोनों पापा, पिता और माता दोनों पे आती है ये, ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रिलेटिव। अगर इसमें देखो क्लॉज 4, सब क्लॉज 4 में ये बोला गया है, क्लॉज 4 में, कि अगर कोई रिलेटिव है और उसके पास सफिशिएंट मीन है और वो इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेगा, वो उन्हें मेंटेन करेगा। प्रोविजो क्या है, प्रोविजो ये है कि जहाँ पे कई सारे रिलेटिव्स हैं, इधर देखो प्रोविजो में कई सारे रिलेटिव्स हैं, मोर देन वन रिलेटिव, और वो क्या करें, इनहेरिट करें, तो वो अपने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उनको देंगे। जैसे किसी को 2 बीघा जमीन मिली, किसी को 1 बीघा जमीन मिली, और इसका खर्चा है 300 रुपए, तो जिसको 2 बीघा मिली है वो 100 देगा, 200 देगा, और जिसको 1 बीघा मिली है वो 100 देगा। समझ गए, प्रोपोर्शन वही है, प्रोपोर्शन रेशियो के हिसाब से। हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 4 में किस बारे में बात हुई, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। ठीक है,
मेंटेनेंस के लिए आप क्या करोगे, एप्लीकेशन करोगे। अब एप्लीकेशन क्या करोगे, किसको कौन एप्लीकेशन करेगा, सीनियर सिटीजन या पेरेंट ही करेगा। जो पार्टी एग्रीव्ड है वही करेगी, और अगर वो एग्रीव्ड है और इनकेपेबल भी है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो करेगी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है द ट्रिब्यूनल में टेक कॉग्निजेंस सुओ मोटू। ठीक है, खुद से ही ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। नेक्स्ट इसके बाद है सब क्लॉज 2, ट्रिब्यूनल में ड्यूरिंग द पेंडेंसी। पेंडेंसी है, देखो जैसे एप्लीकेशन आ गई, इधर एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन आ गई, अब इधर क्या है, पेंडेंसी हो रखी है उसकी, तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे चलो इनको मंथली अलाउंस तब तक दे दो। उसको क्या बोलते हैं आप, इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है, प्रोसीडिंग्स के बीच में जो मेंटेनेंस दिया जाता है उसको इंटरिम मेंटेनेंस बोला जाता है, यानी कि इंटरिम रिलीफ। ये हो गया क्लॉज 2। देन इसके बाद आते हैं क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 बात करता है कि दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे सीनियर सिटीजन बोलेंगे कि हमें 300 रुपए चाहिए, सामने वाली पार्टी बोलेगी मेरे पास पैसे ही नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर वो उनके लीगल एयर हैं वो बोलेंगे कि हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी नहीं, आप बोल रहे हो मेरे को 200 गज मिले हैं, 2 बीघा मिले हैं, दूसरा बोल रहा है मेरे को 1 बीघा नहीं मिला है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी को हर्ड किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। बोलेंगे चलो अच्छा ठीक है, तुम 300 मत दो, 100 ऐसे करके मत दो, चलो तुम 10 जो भी हो उनका। ठीक है, अब इसके बाद डेज के बारे में बात आ जाती है, कितने डेज में सुनवाई होगी इन सब चीजों की। द मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर द प्रोसीडिंग शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 90 डेज। 90 दिनों में इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा, और प्लस 30 डेज हो जाएंगे अगर मिसलेनियस रीजंस है तो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लॉज 6 पे आ जाओ सीधा, वेयर मेंटेनेंस ऑर्डर वॉज मेड अगेंस्ट मोर देन 1 पर्सन। एक या एक से ज्यादा इंसानों के लिए मेंटेनेंस ऑर्डर किया गया, पर उनमें से एक की डेथ हो गई, जैसे यहाँ पे एक की डेथ हो गई है तो ये बाकी 2 अपने हिसाब से देते रहेंगे, इसकी डेथ हो गई तो ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर द प्रोसीडिंग शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट। किस दिन से दिया जाएगा, ऑर्डर के दिन से दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर फेलियर हो जाता है, कि अगर कोई फेल कर जाता है देने में और सफिशिएंट रीजन भी नहीं है, मान लो तुम्हारे पास पैसा है और तुम तब भी फेल कर जाते हो, तो आपके लिए एक वारंट रिलीज हो जाएगा, और उस वारंट में क्या होगा, आपको फाइन बोला जाएगा भरने को, और फाइन क्या होगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट है दैट विल बी इन लेवी ऑफ फाइन, फाइन विल बी इन लेवी ऑफ अमाउंट, यही वाली चीज आ गई है। नेक्स्ट इसके बाद नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी जाएगी तभी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। अब इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल का अब ज्यूरिसडिक्शन यानी कि जे कितना होगा, वैसे ये 6 है, सेक्शन नंबर 6 को उल्टा बना दो, जे बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें है प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 5। ऊपर हमने पढ़ा ना सेक्शन 5 की जो प्रोसीडिंग्स हैं चिल्ड्रन रिलेटिव, इनके अगेंस्ट क्या होगा, कहाँ ली जाएंगी, पास्ट में जहाँ पे वो रह रहे थे या प्रेजेंट पे वो जहाँ पे रह रहे हैं। इसको पढ़ लो, पास्ट और प्रेजेंट का समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इशू कर देगा प्रोसेस, ताकि क्या आ जाए, वो लोग आ जाए। क्यों, क्योंकि दोनों पार्टीज को सुनना है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ठीक है, दोनों पार्टीज की सुनवाई होगी, इसलिए उनकी प्रेजेंस हो सके। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब देखो उनकी प्रेजेंस, उनकी अटेंडेंस रिक्वायर करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास पावर होनी चाहिए। कोर्ट के पास क्या होनी चाहिए, कोर्ट ऐसे ही थोड़ी बुला सकता है, ट्रिब्यूनल ऐसे ही थोड़ी बुला सकता है, ट्रिब्यूनल के पास पावर होनी चाहिए सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट जैसी। तो इसमें कैसी पावर, इनके पास मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वाली पावर है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, यानी कि क्रिमिनल वाले उनकी है ना, सीआरपीसी में हमने मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पढ़ा है, यानी कि ट्रिब्यूनल वाले जो हैं जज इज इक्वल्स टू जेएमएफसी। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जितने एविडेंसेस होंगे वो प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन में लिए जाएंगे, पर अगर ये पता चलता है कि चिल्ड्रन जो है वो विलफुली अवॉइड कर रहे हैं सर्विस को, तो एक्स पार्टी डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर द चिल्ड्रन और रिलेटिव जो भी हैं, समन शैल बी सर्व्ड बाय द ट्रिब्यूनल थ्रू सच। देखो जो लोग बाहर रह रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। अब देखो क्लॉज 6 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 6 का क्लॉज 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने स्टार लगाया है। क्यों, अब पूरा पढ़ते हैं। द ट्रिब्यूनल बिफोर हेयरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन नंबर 5 में refer the same to a conciliation officer। क्या है, हेयरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5, सुन लेगी एप्लीकेशन, रिफर कर देगी द सेम टू अ कंसिलिएशन ऑफिसर, एंड सच कंसिलिएशन ऑफिसर शैल सबमिट हिज फाइंडिंग्स विद इन 1 month, एंड इफ एमिकेबल सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड एट द ट्रिब्यूनल शैल पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। कंसिलिएशन क्यों, क्योंकि फैमिली वाली बात है, मीडिएशन कंसिलिएशन ये क्या है, बातचीत वाली चीजें हैं, इसलिए इसको 1 month दिया गया है, यानी कि 30 days दिए गए हैं
यानी कि आप अपना कंसिलिएशन वगैरह कर करके 30 दिन में हमें बताओ जैसा भी है, या फिर ऑर्डर पास करो। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 7 में। इसमें बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। हमने पढ़ लिया यहाँ पे ट्रिब्यूनल किस चीज का है, ट्रिब्यूनल है। अब इसके बाद ट्रिब्यूनल के जुरिसडिक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, 6 महीने के अंदर क्या करेगी, इस एक्ट के बनते ही कॉन्स्टिट्यूट कर देगी फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग एंड डिसाइडिंग, ये वाली चीजें। अब हम आते हैं उसके ऑफिसर के बारे में। जो उनका ऑफिसर होता है वो एसडीएम की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। और ट्रिब्यूनल आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, रेगुलेट करेगी उनके बिजनेस को। तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट एसडीएम के इक्विवेलेंट क्या होगा, ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल का क्या, ऑफिसर। तो उनमें ऑफिसर होगा, जज नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी, कि अगर इंक्वायरी होती है तो उससे रिलेटेड समरी प्रोसीजर क्या होगा। तो अब इसमें पावर किसकी दी गई है, सिविल कोर्ट की पावर दी गई है इन सारे प्रोसीजर्स के लिए। अब इसमें क्या है, सच समरी प्रोसीजर एज इज डीम फिट। वैसे देखो अगर सही लगता है तो समरी प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी मेंटेनेंस देना जरूरी है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents and material objects, ये सारी चीजें, oath, witness, discovery, document, ये सारी जितनी चीजें हैं, इसके लिए क्या होगा, shall be deemed to be a civil court। इन सब चीजों के लिए सिविल कोर्ट होगा for all the purposes of section 195 and chapter 26 of the CRPC। अब समझ में आया कि सिविल कोर्ट की तरह ये काम करेगा इन सब पर्पसेस के लिए। बहुत ज़्यादा डीप पे जाने की ज़रूरत नहीं, इंक्वायरी के लिए सिविल कोर्ट वाला काम करेगा, बस इतनी सारी चीज़ें हैं। और अगर किसी स्पेशल नॉलेज वाले इंसान की ज़रूरत होती है तो उसे इधर ले लिया जाएगा। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑर्डर नहीं आएगा तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड है तो मंथली अलाउंस कर देगा अपने हिसाब से मंथली रेट पे। मैक्सिमम क्या होगा, 10,000 रुपये। लिमिट क्या है इसकी, 10,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 10, ऑल्टरेशन इन अलाउंस, यानी कि ऑल्टर करो अलाउंस को। तो इसमें क्या है, अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कोई भी सर्कमस्टेंशियल चेंजेस हुए हैं तो मेंटेनेंस जो है वो ऑल्टर हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वेयर इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, कोई भी सिविल कोर्ट का डिसीजन आया है, ठीक है, सेक्शन 9 के अंडर, शुड बी कैंसल्ड और वैरिड, इट शैल कैंसिल द ऑर्डर और एज द केस में बी वैरी द सेम अकॉर्डिंगली। देखो दोनों कोर्ट्स का जो है वो कॉन्ट्रेरी जाना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्ट्रेरी नहीं जा रहा है तो उसको ऑल्टर कर दो। नेक्स्ट इसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अब ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस जो है उसके इन्फोर्समेंट की बात होती है। तो उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा, जैसे चैप्टर 1 CRPC में ऑर्डर है वैसे ही मेंटेनेंस ऑर्डर है, सिमिलर है, और उसको वैसे ही इन्फोर्स किया जाएगा। हमने ऑर्डर पढ़ लिया, ऑल्टरेशन उसका ऑर्डर का पढ़ लिया, और इन्फोर्समेंट पढ़ लिया। नेक्स्ट है ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। अब देखो तुम दो जगह मेंटेनेंस नहीं ले सकते हो, वही बात इसमें कही गई है कि आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, उधर से कहाँ से आपको मेंटेनेंस लेना है, ठीक है, अंदर ईदर ऑफ दोज एक्ट। कौन से दोज एक्ट्स हैं, एक तो चैप्टर 9 ऑफ CRPC है और दूसरा ये वाला एक्ट है। 13 में अब देखो ऑर्डर आ गया मेंटेनेंस का, तुमने चूज कर लिया कौन सा ऑर्डर है। अब डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट, तुम्हें मेंटेनेंस अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो उसके बारे में है कि तुम ऑर्डर आ गया इधर, ये वाला देखो तुम्हारे पास ऑर्डर आ गया, 30 दिन में तुम अमाउंट क्या करो, डिपॉजिट कर दो। उसी चीज़ के बारे में है, 30 दिन में तुम अमाउंट डिपॉजिट कर दो। अब इसमें एक और सी चीज़ है, 30 डेज में अपना अमाउंट दे दो, बस इतना ही है। इसके साथ एक चीज़ और एडेड है, इधर प्लस कर लो एक चीज़, अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड। अगर कोई क्लेम अलाउड हो जाता है तो अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट उससे रिलेटेड है कि देखो आप पहले तो मेंटेनेंस अमाउंट दोगे, सिंपल इंटरेस्ट दोगे, 5% तक का दोगे, 18% से ज़्यादा नहीं दोगे, समझ गए, बस इतना ही इसमें बात की गई है। एक चीज़ और है इसमें, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन के बारे में है। क्या है इसमें, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस चैप्टर 9 में CRPC में इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, देन द कोर्ट शैल अलाउ द विड्रॉल ऑफ सच एप्लीकेशन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट, या फिर जो भी है, अगर वो चाहें तो विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप इंटरेस्ट वगैरह जो है वो दोगे। शैल नॉट बी लेस देन 5%, 5% से लेस नहीं होनी चाहिए और 18% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 15, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। इधर क्या आ गया, अवार्ड आ गया। अवार्ड तुम्हें डिपॉजिट करना है, तुम डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, तुम बोल रहे हो मैं तो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाऊंगा, पर एपलेट ट्रिब्यूनल बना है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा।
तो इसमें है एपेलेट ट्रिब्यूनल बन गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया है। अब उसका जो ऑफिसर होगा वो किसकी रैंक का होगा, डीएम की रैंक का होगा, क्योंकि वो पिछला वाला ऑफिसर ट्रिब्यूनल कौन सी रैंक का था, एसडीएम की रैंक का था। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रैंक का होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है अपील। अपील कितने दिन में आप कर सकते हो, 60 दिन में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन होगा, फिर 1 महीने के टाइम में फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। तो अपील करोगे आप 60 दिन में, प्लस 1 महीना और लगेगा अपील के लिए, अपील के पास टाइम है, और फिर फाइनल ऑर्डर आ जाएगा और पार्टीज को क्या है, ऑर्डर की शीट दे दी जाएगी, उसी से रिलेटेड है। इसमें आज सच हमें घुसने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी उन्हें कॉपी। सेक्शन नंबर 17 में बात होती है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेशन की राइट नहीं है। अब देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ, नो पार्टी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। वकीलों का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ट्राइब्यूनल है ये। सेक्शन नंबर 18 जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, वो बात करता है मेंटेनेंस ऑफिसर के बारे में। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डेजिग्नेट कर देगी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को एज अ मेंटेनेंस ऑफिसर, ठीक है। वही देखेंगे कि मेंटेनेंस मिला है कि नहीं। मेंटेनेंस ऑफिसर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पेरेंट को इफ ही सो डिजायर्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरह से सहारा बन जाएंगे वो। अब हमने रोटी कपड़ा मकान के बारे में मेंटेनेंस के थ्रू बात कर ली है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स, कि सारा ख्याल सिर्फ बच्चे नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट भी रखेगी, ओल्ड एज होम्स को एस्टैब्लिश करो। सेक्शन नंबर 19 में इसके बारे में बात होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का टास्क है तो इसमें ज़्यादा बात नहीं होगी ओल्ड एज होम के बारे में। इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश, इधर में लगा दिया है, एंड मेंटेन सच नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स एट एक्सेसिबल प्लेसेस एंड इट में डीम नेसेसरी। देखो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ओल्ड एज होम खोलो, ठीक है। टू अकोमोडेट इन सच होम्स अ मिनिमम ऑफ, यानी कि 150 की कैपेसिटी का ओल्ड एज होम खोलना है आपको। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्कीम्स वगैरह प्रिस्क्राइब करेगी ताकि इन सब ओल्ड एज होम्स का मैनेजमेंट हो सके। और मेडिकल केयर, और ये देखो फलान ढिमकाना जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर हमने पढ़ी हैं कि ये सारी केयर होनी चाहिए, वो सारी केयर के लिए ओल्ड एज होम में फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है चैप्टर नंबर 4 जो कि बात करता है प्रोविजंस फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। मेडिकल केयर बहुत ज़रूरी है, उससे रिलेटेड है मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसको भी कौन इंश्योर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। The government hospitals or hospitals funded fully or partially by the government shall provide beds। अब देखो, सबको बेड्स प्रोवाइड करना है, सेपरेट क्यूज लगाने हैं, अगर कोई भी ट्रीटमेंट है जैसे कि क्रॉनिक और टर्मिनल ट्रीटमेंट है सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना है, रिसर्च एक्टिविटीज़ बढ़ानी है इस फील्ड में। फिर इसके बाद क्या है, देयर आर ईयरमार्क्ड फैसिलिटीज फॉर जेरियाट्रिक पेशेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ड्यूली हेडेड बाय अ मेडिकल ऑफिसर विद एक्सपीरियंस इन जेरियाट्रिक केयर। जेरियाट्रिक केयर से रिलेटेड है ये। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है इसी चीज़ में, कि इसमें मेडिकल है, ये देखो इंजेक्शन का साइन है मेडिकल केयर, और ये क्या है, घर का साइन है ओल्ड एज होम। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4 हो जाता है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स, की ये हो गया लाइफ, ये हो गई प्रॉपर्टी विद अ ट्री। अब इससे रिलेटेड है सेक्शन नंबर 21, मेजर्स फॉर पब्लिसिटी अवेयरनेस एक्सेट्रा फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद तो उन्हें ज़्यादा सेक्शंस इधर है नहीं, तो इधर फाइनली उन्होंने क्या बोल दिया, हम अवेयरनेस फैला देंगे, लोग खुद से कर लें, ठीक है। वाइड पब्लिसिटी करेगी, और फिर पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन करना है गवर्नमेंट ऑफिस में। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन चाहिए, वेलफेयर बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में आपस में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि वो कुछ कर सकें। इससे अगर एक भी डिपार्टमेंट हारता है, एक भी डिपार्टमेंट अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकता, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट को बोल दो कि उन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया, ऐसे आप याद रख लेना। देन इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 22 में, जो कि बताता है अथॉरिटीज हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कौन सी अथॉरिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब देखो, आपके दादा नाना ने आपको कोई प्रॉपर्टी दी है, तो वो वॉइड कब होगी, कैसे होगी, सर्टन सर्कमस्टांसेस हैं। तो देखो क्या है, फ्रॉड वगैरह अगर कहीं पे होता है, जैसे देखो, वेयर एनी सीनियर सिटीजन्स हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट आया उसके बाद, हैज़ बाई वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज हिज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ट्रांसफरी शैल प्रोवाइड द बेसिक अम्यूनिटीज, कि आपने बोला हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं पर आप हमको क्या है, बेसिक अम्यूनिटीज़ ये सब चीज़ें आप हमको प्रोवाइड करो, मेरी बुढ़ापे का सहारा बनो। और आप क्या कर देते हो, रिफ्यूज़ कर देते हो या फिर फेल कर जाते हो फिजिकल नीड्स, तो ये सारी नीड्स प्रोवाइड करने में, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी शैल बी डीम टू हैव बीन मेड बाय फ्रॉड, कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है, एंड शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरर
बी डिक्लेयर्ड वॉइड। आपको पता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप मुझे बुढ़ापे का सहारा बनो, ये कंसिडरेशन है और आप अपने कंसिडरेशन पे नहीं बैठते हो तो हम मान लेंगे कि ये फ्रॉड और ये सब चीज़ें हो गई हैं। देन इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में थोड़ी सी हौच पौच के बारे में बात होती है। अब इसको ध्यान से समझना। एक सीनियर सिटीजन है, उनके पास राइट है मेंटेनेंस रिसीव करने का एक प्रॉपर्टी से, और वो प्रॉपर्टी या फिर वो पार्ट है वो क्या है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस में बी इन्फोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफरी। अब आपको मेंटेनेंस चाहिए, अब जिसके पास प्रॉपर्टी गई है आप उससे प्रॉपर्टी लोगे। इफ द ट्रांसफरी हैज नोटिस ऑफ द राइट, ट्रांसफरी को नोटिस भी तो होना चाहिए। और इफ द ट्रांसफर इज ग्रेटिट्यूअस बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस। ये कैसे होगा, आप ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी के पास नोटिस वगैरह होनी चाहिए तो ही वो आपको पैसे देगा। कब नहीं देगा, जब उसके पास नोटिस नहीं होगा तो नहीं देगा। और कब देगा, जब उसके पास नोटिस होगा तब देगा। दूसरा क्या है, ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर है तब देगा। नेक्स्ट है सब क्लॉज 3। इफ एनी सीनियर सिटीजन इज इनकेपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग द राइट अंडर सबसेक्शन 1, ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि बात करता है ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल। ये क्या है, ये ट्रायल है, ठीक है। अब इसमें सेक्शन नंबर 24 एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, यानी कि सीनियर सिटीजन का एक्सपोजर अबैंडनमेंट हो जाता है तो आपको 3 महीने फाइन की सजा मिलती है, ठीक है। एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, कितना, 3 months फाइन या फिर एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और बोथ, ऐसा हो सकता है, समझ गए। 25 में है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, वो क्या होगा, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस होगा और समरली ट्राई किया जा सकता है बाय या मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं उसे समरली। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर में आ जाते हैं जो कि बात करता है चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस के बारे में। मिसलेनियस में क्या है, सेक्शन नंबर 26 में ऑफिसर जो होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है 27 में ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड, सिविल कोड का ज्यूरिसडिक्शन बार्ड है। सेक्शन नंबर 28 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, गुड फेथ में कोई एक्शन है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेक्शन नंबर 29 में है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, कौन डिफिकल्टी रिमूव करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिफिकल्टी रिमूव कर देगी गैजेट में डाल करके। सेक्शन नंबर 30 बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट डिफिकल्टी इरेज कर देगा। नेक्स्ट एक और पावर है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीरियोडिक रिव्यू, रिव्यू करती रहेगी, मॉनिटर करती रहेगी प्रोग्रेस की, आपकी स्टेट में कितनी प्रोग्रेस है, क्या है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, ये भी हो गया। अब लास्ट आता है सेक्शन नंबर 32 जो कि बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल, स्टेट किसके पास पावर है रूल बनाने की, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अब इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में निकाल देगी कि सर्टेन रूल्स। अब विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर, ये सारे रूल्स क्या प्रोवाइड करेंगे, वही सारी चीजें, होल्डिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी कैसे होल्ड करनी है, ठीक है। पावर एंड प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल की कितनी पावर है, मैक्सिमम मेंटेनेंस जो कि 10,000 है। नेक्स्ट है स्कीम फॉर मैनेजमेंट, अरे मैनेजमेंट ओल्ड एज होम्स हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की प्रोटेक्शन, मतलब उन सबको कैसे मैनेज करना है, कौन मैनेज करेगा। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग, अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़ की पावर। कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। एक एक्शन प्लान कर लेंगे कि हाँ हम उनकी प्रॉपर्टी ऐसे दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी फलान ढिमकाना चीज़ें जो ऊपर हम लोग ने पढ़ी है वो सारी चीज़ों के लिए रूल्स कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट और क्या करेगा, डिफिकल्टी हटाएगा, क्योंकि रूल उन्होंने बनाया तो डिफिकल्टी भी वही हटाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऊपर से ताका जाकी करेगी, पीरियोडिक रिव्यू करेगी और फिर ऊपर से डायरेक्शंस देगी। ये सारी चीज़ें हैं लास्ट के सेक्शन नंबर 29 से रिलेटेड। तो आई होप आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने शॉर्टेस्ट वे में आपको पूरा एक्ट कंप्लीट करवा दिया है। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं आगे आने वाले यूपी जुडिशरी के सारे एक्ट्स कवर करूंगी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको पता चले इस वीडियो की सीरीज कि आपको फ्री में क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट।